ओके नेक्स्ट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखो लिमिट सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा एक जैसे लिमिट सेपरेट, ये तो क्या बोला बोला कि भाई दोनों में से किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो नॉन ज़ीरो है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल ऐसे देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि भाई वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड यहाँ पे करेगा। देखो हमेशा प्रोडक्ट में है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि मान लिया ऐसे करके लिखा है। देखो एक एग्जांपल ऐसा हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x² + 5 इंटू एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जो x² + 5 है वो मेरे लिए नोन है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो अननोन है, लेकिन x² + 5 यहाँ पे जो है पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है। सो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट लिमिट इधर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो x² 4 की तरफ जाएगा, यानी कि 4 + 5 ये 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे ये टर्म का मैंने लिमिट निकाल दिया, यानी कि मैंने इसकी जगह 9 लिख दिया। तो यहाँ पे ऐसे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, x² + 5 पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे इसकी लिमिट मैंने निकाल के लिख दिया तो वैलिड है। ठीक है, और वो 9 बाहर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 x² + 5 + एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जो x² + 5 जो है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। सो हम ये डायरेक्ट मतलब ये हमें दिख रहा है कि इसका लिमिट जो है सॉल्वेबल है। तो यहाँ पे इस वाले केस में हम यहाँ पे x की लिमिट यहाँ पे इसमें 2 पुट नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं लिख सकते लिमिट है, मतलब यहाँ पे हम 9 नहीं लिख सकते, है ना। इन शॉर्ट यहाँ पे जैसे हमने 9 लिख दिया वैसे यहाँ पे 9 + एफ ऑफ एक्स ऐसा नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है। जो नॉन लिमिट है ना, जिसकी लिमिट आपको ऐसे सॉल्वेबल लिमिट दिखे डायरेक्ट ही, वो कब आप इसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे कब उसका आंसर लिख पाओगे, जब जो है वो एक्सप्रेशन जो दिया है वो पूरे में जो है प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। पूरे जो मतलब आपको जो मतलब फंक्शन दिया है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये x² + 5 है तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का ये जो प्रोडक्ट है उसके है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x² + 5 जो है वो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिमिट पुट कर सकते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। इधर x² + 5 में x की लिमिट 2 पुट नहीं कर सकते इस वाले केस में। वो फॉर्म देखना है आपको और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा एक और, जैसे मान लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक का हम नहीं जानते, एक तो अननोन ही हमारे लिए, और दूसरा है sin x। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो sin 0 की तरफ जाएगा, sin x 0 की तरफ जाएगा। तो एक फंक्शन जो है उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो है ऐसे अगर मैंने लिख दिया है ना, सेपरेट कर दिया अगर, है ना, और फिर बाद में पता चला कि जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था दोनों में वो तो 0 है ना, ये तो 0 है। सो 0 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, बगैर ये जाने कि एफ ऑफ एक्स क्या है हम डायरेक्ट 0 इंटू ये लिमिट 0 नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट 0, या ऐसा बोल दो कि हम जो ये जो सेपरेट किया है वही गलत है ना। हम बिना जाने एफ ऑफ एक्स बिना जाने एफ ऑफ एक्स जो है उसको जाने बिना हम, देखिए हमें पता है, देखो 0 इंटू समथिंग 0 भले ही होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का वैल्यू 0 आएगा। 0 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स हम 0 नहीं लिख सकते। मेरा कहना कि चाहे है ना, ऐसा हो सकता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स अननोन है हमारे लिए, तो ऐसा भी हो सकता है अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा हो, तब तो आपका 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए बगैर जाने एफ ऑफ एक्स हम ये ऐसा नहीं कर सकते, सो हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने नॉन जीरो वर्ड लिखा भी था अगर आपने सही से देखा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब डिवीज़न में भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, लेकिन
प्रोवाइडेड इसमें भी RHS में कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा हो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर बन रहा है तो पहले उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमारा रूल है और इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का रूल है ना। तो वो तो उसके लिए तो फिर आगे चल के बहुत सारी मेथड आएगी, बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, तो इसलिए बहुत सारे मेथड आएंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर आपको ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स करके लिख दिया इन्होंने, ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, तब आप कब लिख पाओगे, एक तो है ना, एक तो लिख क्या सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट में सेपरेट किया था, जैसे प्रोडक्ट में हमने सेपरेट कर दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। बस भाई RHS में कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो तो मैं देख लेना, प्रोवाइडेड RHS इज नॉट एनी इंडिटर्मिनेट फॉर्म। नेक्स्ट, ये सब रूल्स ऑफ लिमिट ही है, ठीक है। लिमिट, नेक्स्ट रूल, एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन में ये रूल लगेगा, लेकिन कब, यहाँ पे भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। भाई एफ का जो है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारा फंक्शन जो है, बाहर का फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अंदर का, है ना। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एट ए, जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब यही लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स जो आएगा उस पॉइंट पे, उस वैल्यू पे एक्स, उस वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ओके, एफ ऑफ एक्स अगर ये है, एफ ऑफ एक्स हमारा मान लिया ये है, एक मिनट, ओके 5 है, सॉरी, और ये कुछ भी है, तो हमारा ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, 5 पे कंटिन्यूस है, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू अंदर का जो है 5 आ रहा है, तो फिर ये जो है ये वैलिड है लिखना, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, अगर आपका जी ऑफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया फिर से 5 आ रहा है, लेकिन आपका फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं हुआ, ब्रेक हो गया आपका ग्राफ, तब जो है हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी कि लिमिट अंदर ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना, वहाँ पे लिमिट नहीं मिलेगा, अगर फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो, जैसे मान लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो रहा है किसी कोई क्वेश्चन में, और ये दोनों केस देखते हैं। अगर ये है, अगर आपका फंक्शन f 5 पे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, है ना, फिर हमें हमारा क्वेश्चन क्या बना कि f ऑफ मुझे क्या निकालना है, 5 निकालना है ना, क्योंकि ये तो लिमिटिंग वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है ये तो, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भाई x अगर एक ही तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे g ऑफ x 5 की तरफ जा रहा है, मतलब f के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो 5 की तरफ जा रहा है, वो 5 है नहीं, वरना तो f ऑफ 5 हम सीधा लिख सकते थे कि f ऑफ 5 जो भी है वो 5 की तरफ जा रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू अंदर भी है ना, मतलब हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है f ऑफ x का एट x इज इक्वल टू 5, ऐसा समझ लो, है ना, कंपोजिट फंक्शन है तो इसका मतलब यही है कि हमें फंक्शन f का लिमिट निकालना है एट x इज इक्वल टू 5, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो अगर लिमिट निकालना है तो वो उसके लिए तो LHL RHL दोनों वैलिड होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, है ना, एग्जिस्ट भी करना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो अलाउड है, तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया लिमिटिंग वैल्यू पे, यानी कि इधर 5 पे, 5 ऐसे जस्ट एग्जांपल देने के लिए, ऐसा कोई दूसरा भी वैल्यू हो सकता है, तो अगर 5 पे x इज इक्वल टू 5 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर इसमें क्या होगा कि लिमिटिंग वैल्यू जब मतलब हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन f ऑफ x का एट x इज इक्वल टू 5, तो उसमें LHL RHL दोनों अलग अलग आएगा, देखो, इसलिए फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, अल्टीमेटली लिमिट तो हम f ऑफ x का ही निकाल रहे हैं ना भाई,
ओके, बाहर का फंक्शन f है, अंदर का फंक्शन g है। ओके, तो यहाँ पे फिर वही देखना पड़ेगा कि ये हम कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शन में, अंदर हम लिमिट, अंदर के फंक्शन को लिमिट दे सकते हैं कब, वो फंक्शन वैल्यू पे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो, बाहर का फंक्शन मतलब, तभी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दे ही देते हैं ताकि पता चल जाए आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर। अच्छा, अंदर x स्क्वायर है, ओके, और e बाहर का फंक्शन क्या है, e है। अच्छा, मतलब अंदर मतलब ये जैसे कंपोजिट फंक्शन हो गया, बाहर का फंक्शन f ऑफ x क्या है, e रेज टू x है, और अंदर का फंक्शन g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है। अंदर जो है क्वाड्रेटिक है g ऑफ x तो आपको जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ये पावर जो है 4 की तरफ जाएगा। अच्छा, अब जो है तसल्ली करने के लिए हम जो है ई रेज टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अगर x 4 की तरफ, मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ई रेज टू एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर 4 की तरफ जा रहा है, तो e की पावर x स्क्वायर जो है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए देखना पड़ेगा वो कहाँ जाएगा। इसके लिए मतलब देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा e रेज टू एक्स जो है, क्या वो 4 पे कंटिन्यूस है, यस है। ब्रेक कहाँ हो रहा है, देखो कंटिन्यूस ही है, ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे 4 पे, ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों निकालोगे आपको ई रेज टू 4 ही मिलेगा, है ना। सो लिमिट एक्सटेंडेड, अब यहाँ पे हम जो है यानी कि ये लिमिट को जो है इधर अंदर दे सकते हैं, यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, है ना। ये बाहर का फंक्शन f ऑफ x है, तो हम g ऑफ x जो है x स्क्वायर, उसमें हम लिमिट ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यानी कि e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर, e रेज टू 4। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू x टेंड्स टू 2 है, तो e रेज टू x स्क्वायर e रेज टू 4 हो जाएगा, है ना। वो e रेज टू 4 की तरफ जाएगा, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो। ठीक है, ये भी एक लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसमें तो हमने बोला कि हम लिख पाते हैं ऐसे कि अंदर जो है, अंदर वाले फंक्शन को लिमिट डायरेक्ट दे सकते हैं इस वाले कंपोजिट फंक्शन में। अब दूसरा एक देखो, मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम नहीं लिख पाएंगे, देखो वो भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें बाहर वाला फंक्शन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x कौन है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और g ऑफ x अंदर वाला फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अच्छा, बाहर वाला फंक्शन जो है, अच्छा x अगर 1 की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो, x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो x स्क्वायर प्लस 5 जो है 6 की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब लिमिट जो है x स्क्वायर प्लस 5 एट x इज इक्वल टू एट x टेंड्स टू 1 जो है वो 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन क्या, अब यही देखो कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया है, x स्क्वायर प्लस 5 का लिमिटिंग वैल्यू 6 आ रहा है। x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो x स्क्वायर प्लस 5 6 की तरफ जाएगा। तो अब यही चेक करेंगे कि ये लिमिटिंग वैल्यू जो अंदर वाले फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, उस पे हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x फंक्शन जो है क्या है, वो कंटिन्यूस है, नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, हमारा जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का फंक्शन है वो इंटीजर पे कभी कंटिन्यूस नहीं होता है, उसी पे तो वो ब्रेक होता है भाई, है ना। इंटीजर पे तो ब्रेक होता है, 1 से 2, फिर 2 से 3, उसी तरह से 6 पे भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे देखो और 1 की राइट हैंड साइड पे देखो, है ना। ध्यान ये याद रखना, जैसे कंटिन्यूटी में वापस आएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है, GIF जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस ही होता है। सो यहाँ पे हम जो है, हम ये नहीं लिख सकते इसको कि भाई अंदर वाले फंक्शन को डायरेक्ट लिमिट हम नहीं दे सकते, मतलब क्योंकि हमारा जो बाहर वाला फंक्शन है जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो 6 पे कंटिन्यूस नहीं है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो कभी इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। वहीं पे तो डिसकंटिन्यूस होता है ना। दो
कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में जो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी फ्रैक्शन नंबर ले लो, जैसे मान लिया, तो उस पर तो वो कंटिन्यूस आएगा, लेकिन इंटीजर पे जो है कंटिन्यूस नहीं आएगा। ठीक है, बराबर है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा ध्यान रखना कि वो कभी भी इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं आएगा। ओके, तो बस हो गया। अब इसका हम LHL RHL निकाल के देख ही लेते हैं, वो भी मैं देख के बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे x² + 5 अगर 6 की तरफ जा रहा है तो 6 की तरफ तो हम दो साइड से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और क्योंकि बाहर वाला फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन है, इसलिए हम LHL RHL दोनों सोचेंगे। शक अभी हुआ, सो LHL क्या होगा, मतलब LHL बोले तो यहाँ पे लिमिट तो एक की तरफ ही जा रहा है, या फिर ऐसे ही बोलो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² + 5। अगर x 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर से वही x² + 5 6 की तरफ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस लिख दूँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6 माइनस ऐसा लिख देते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6 माइनस, अगर x 6 से कम है, मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट के अंदर है वो 6 से कम है, तो इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। सो LHL हमारा 5 है इसमें, और RHL क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² + 5। अब इसमें क्या होगा, x 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो x² + 5 6 की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड से 6 की तरफ जाएगा, मतलब आपका जो x² + 5 का वैल्यू है वो 6 से जस्ट ज़्यादा होगा, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² + 5 का वैल्यू जो है 6 हो जाएगा। 6 से जस्ट ज़्यादा मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देखो लिख सकते हैं ऐसा कि LHL RHL दोनों अलग अलग है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, देखो इसी एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, बस ये x² + 5 था ना, उसकी जगह मैंने ऐसे लिख दिया x² + 1/5। अब यहाँ पे देखना, अंदर बाहर वाला फंक्शन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, अंदर का फंक्शन क्या है, x² + 1/5, क्वाड्रेटिक है। अगर x 1 की तरफ जा रहा है, x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो x² + 1/5 किसकी तरफ जाएगा, 2/5। या फिर ऐसे बोलूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 1/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5। तो अब क्या हुआ, अंदर का जो फंक्शन है उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 2/5 है, वो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का हम ग्राफ वापस अभी मैंने ड्रॉ किया ही था वैसे, तो 2/5 मतलब इधर होगा कहीं अप्रोक्सीमेट, बाकी सब तो ऊपर तो जैसे ब्रेक होता रहेगा। अब लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 2/5 है, वो नॉन इंटीग्रल है या फिर फ्रैक्शन है। तो याद रखो कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब x फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन पे कंटिन्यूस होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूस ही है, दो इंटीजर के बीच में, मैंने बोला ना, अभी बोला कि दो इंटीजर के बीच में, दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में अगर है तो वो कोई भी नंबर पे हमारा जो इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ है कंटिन्यूस है। देखो दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में एक इंटीजर वापस है, एक जैसे 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो उन सभी पे जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, या इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है। जैसे ही हमने 1 को क्रॉस किया तो 1 पे ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद 1 से 2 के बीच में हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है वो जैसे देखो सीधा सीधा है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है 1 से लेके 2 तक, 2 पे ही ब्रेक हुआ वापस। तो मैंने बोल दिया, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कंटिन्यूस होगा कब, x फ्रैक्शन होगा, और डिसकंटिन्यूस कब होगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा, डिसकंटिन्यूस x बिलोंग्स टू i, x अगर इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है इसलिए हम जो है लिमिट ऐसे अंदर ले जा सकते हैं, है ना।
मतलब अंदर वाले फंक्शन को डायरेक्ट अब लिमिट लिख सकते हैं, है ना। लिमिटिंग वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए, सो लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/5। सो इसकी लिमिट का वैल्यू तो हमने 2/5 निकाल के रखा था ऑलरेडी। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2/5 कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, हो गया। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो ये कंटिन्यूटी का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे ले लिया हमने। वैसे कंटिन्यूटी का पूरा एक छोटा सा टॉपिक आएगा, वैसे चैप्टर एज ए चैप्टर ही हम ट्रीट करेंगे उसको, लेकिन फ़िलहाल इतना था तो मैंने समझा दिया। ओके।